आप सभी का स्वागत है ब्रेनिक एजुकेशन फिज़िक्स में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारा चल रहा है चैप्टर 4। क्या नाम है इसका? क्लास 11, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फ्रिक्शन। किसी को पता है व्हाट इज फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक फोर्स है। वैसे बताओ, और बताओ कुछ डिटेल में। कहाँ काम करता है, कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? एक सरफेस पे ये ऐसे काम करता है कि उस सरफेस को उसी उस पे मतलब टेके होता है। मतलब अगर कि सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पे वो फ्रिक्शन काम करता है और उसे देखो, फ्रिक्शन बहुत हमारे लिए यूज़फुल भी है और फ्रिक्शन की वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस भी हैं। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स है, जो अपोज करता है किसी चीज़ को, रेजिस्ट कर रहा है। अपोज माने प्रतिरोध करना। आप समझ में आया? अब तुझे हिंदी भी समझ में नहीं आ रही है और इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही। हिंट ही तो दे रहा हूँ। तूने फोर्स लगाया इधर, ये फोर्स लगेगा इधर, तो कुल मिला के तुझे क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है ना। इसी को अपोज करना बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अपोज करने, ये क्या है? इट इज़ ए फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ए बॉडी। तो किसी बॉडी के मोशन को क्या करता है? ये अपोज करता है। तो जैसे अगर हम चल रहे हैं आगे, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने ये बॉडी रखी, तो अभी ये बॉडी यहाँ पे रखी है, तो अभी इस पर कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन कब काम करेगा? जब हम इसको जस्ट इस पर चलाना इसको शुरू करेंगे। जब इसे हम चलाना शुरू करते हैं, तो जैसे हम इसे चला रहे हैं तो फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी ये सरफेस ऐसा है कुछ, तो ये देखो ये इस पर कैसे चल रहा है। ठीक है, तो एक अपोजिट फोर्स लगता है। जैसे हमने कोई बॉल फेंकी तो एयर ड्रैग को कैसे? एयर ड्रैग भी इसी कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, एयर फ्रिक्शन बोल सकते हो आप उसको। सही है। कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कब काम करेगा? जब दो बॉडी के बीच में, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा। अगर कांटेक्ट नहीं है, अगर ये इससे टच नहीं है, तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? इट इज़ ए फोर्स, इट इज़ ए force which comes to play when a body start to move on a surface, तो किस तरह से काम करता है? तो मानो ये हमारा एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है। ये क्या रखी हुई है? एक बॉडी रखी है, ब्लॉक रखा हुआ है। तो हमने कहा अभी रेस्ट में है। अभी क्या है? रेस्ट में है। तो अभी इस पर कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है? हमने कहा अभी कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है इस पर। तो फ्रिक्शन कब काम करेगा? हमने इसको इधर धकेलना शुरू करा, हमने इस पे F फोर्स लगाया। तो जैसे ही हमने फोर्स लगाना शुरू करा, हम इसे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत फ्रिक्शन काम करने लगेगा, चाहे ब्लॉक चले चाहे ब्लॉक ना चले। समझ में आया? फ्रिक्शन काम करने लगेगा फोर्स लगते ही। अब सुनो, अब उसको समझो। या चलो इसको मैं बाद में समझाऊँ। ये 3 तरह का होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि एक्चुअली काम करता क्यों है ये। ठीक है,
तो फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जैसे न्यू कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। हालांकि ये थ्योरी ऐसा नहीं है कि तुमसे इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी पेपर में पूछी जाएगी या ऐसा पूछते हैं, पर ये आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, सही है, ठीक है। तो किस तरह से काम करता है, पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन समझो। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी मोशन कह रहा हूँ मैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, पुराने वाला। तो इसके अकॉर्डिंग हमें नॉर्मली हम जो चीज़ों को देखते हैं, हम जो सरफेसेस को देखते हैं, तो वो हम कैसा देखते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें प्लेन है, लेकिन अगर हम चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो क्या वो एक्चुअल में प्लेन होती हैं, नहीं होती। हमारे पास दो सरफेसेस हैं, कुछ सरफेस हमें बहुत ज़्यादा क्लीन दिखते हैं, जैसे मैं इस सरफेस को कहूँ ये तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा चिकना है। और इसके अलावा अगर मैंने कोई रफ़ सरफेस लिया, जैसे कि ये सीमेंट वाली ये स्लैब्स हैं, और इस सीमेंट वाली स्लैब पे हम हाथ लगाते हैं तो हमें कैसा दिखता है, थोड़ा रफ़ दिखता है, सही है, ठीक है। तो इसमें हमें जो एक होमोजेनिटी नहीं मिलती, इसमें होमोजेनिटी मिल रही है, उसमें हमें केविटीज़ मिलती है छोटी छोटी अंदर। तो हम क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस नहीं है, इसमें तो गड्ढे हो रहे हैं छोटे छोटे। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को भी माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो इसमें भी मुझे क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे, इसमें भी ये अनइवननेस मुझे दिखाई देगी, इसमें भी छोटी छोटी केविटीज़ बनी हुई हैं। यानी कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी सरफेस को देखते हैं तो उस पर भी हमें इस तरह की केविटीज़ मिलती हैं, समझ में आया? अब इन्होंने कहा जब दो सरफेस एक के ऊपर एक रखा रहता है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि जब दो एक के ऊपर एक बॉडीज़ रखी रहती हैं, इस तरह से दो सरफेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जैसे यहाँ रखे हुए हैं, तो ये जो है ये नीचे वाला सरफेस, ये जो है ये ऊपर वाला सरफेस है। हाँ, जैसे वो टीन एक तरह से, वो तो बहुत बड़ा लेवल हो गया, हम यहाँ इसकी बात करें। तो इन्होंने कहा कि ये जो केविटीज़ हैं जो ये आपस में क्या हो जाती हैं, हिंज हो जाती हैं, मतलब इस तरह से अटक जाती हैं एक के अंदर एक, ठीक है। तो जब तक ये स्टेबल है, ऐसे ही रखा है, तब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही हम इसे पुश कर रहे हैं आगे की तरफ, जैसे ही हमने इस पर एफ फोर्स लगाया, तो ये क्योंकि इसमें फंसी हुई है तो क्या इसे आगे चलने देगा, नहीं चलने देगा। तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। जैसे हम ये फोर्स लगा रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाने पे ये क्या होती हैं, आपस में ब्रेक होती हैं। क्या होती हैं, ब्रेक। हाँ सही है, नहीं ऐसा है जैसे दो पत्थर में, देखो सुनो, अभी ये ओल्ड कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहले डिटेल में इसको सुन लो। ये ऐसा है जैसे कि दो पत्थर लिए, आपस में हमने लिए और ऐसे आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो एक समय के बाद क्या होने लगेगा, घिसने नहीं लगेगा पत्थर। ये जो चीज़ें हैं यूज़ करते करते घिस नहीं जाती हैं, किसकी वजह से घिस रही हैं, फ्रिक्शन की वजह से। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये मानता था कि एक्चुअल में ये प्रोसेस हो रहा है, बार बार करने पे छोटा छोटा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना बड़ा ये क्या है, मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल बोला। हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शन की वजह से घिसती है, सही है। अब सुनो, सुन ले, ठीक है। तो जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि ये क्या करती हैं, अपोजिट फोर्स लगाती हैं। भाई हम आगे धकेल रहे हैं, ये रुकी हुई हैं, तो ये हमें अपोजिट फोर्स देती हैं। इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, समझ में आया, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट ने क्या चीज़ समझाई हमें, ये मानते थे कि भैया इसी वजह से चीज़ें घिसती हैं, क्योंकि बार बार ये केविटीज़ क्या करती हैं, टूटती हैं, इसी वजह से चीज़ों में क्या होता है, घिसावट होती है। तो तुमने देखा होगा अगर कोई मशीन है और उसमें कोई ऐसा पार्ट है जो आपस में कनेक्टेड मोशन कर रहा है तो वो घिसता है। जैसे कोई पुली घूमती है, हाँ जैसे बोल्ट वगैरह या पुली देख लो घूमती है ना, तो उस पर एक चलते वो घिस नहीं जाता, घिस जाता है ना। हर चीज़ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, अब हमारे जो बाइक्स हैं उसके जो टायर हैं चलते चलते घिस नहीं जाते। तो ये इन्होंने ओल्ड कॉन्सेप्ट वाले में बताया कि इसी वजह से ही, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड
जो बॉडी जो है हमारी फेड अप होती हैं, धीरे धीरे क्या करती हैं, घिस जाती हैं। ठीक है, अब इस ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें थीं जो ढंग से नहीं समझ में आई, या ये सिद्धांत पुराना क्यों हो गया, इसको हमने हटा क्यों दिया, समझ में आया, या इसमें क्या गलती थी। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए। कैसे, मान के चलो ये तो इतना सा एरिया है ना, अगर मैं इसी बॉडी को लूँ, जैसे ये है, दो बॉडीज़ हैं और इसमें ये इस तरह का है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में। भाई सेम मटेरियल है, हमने कहा ये भी वुड है, मतलब लकड़ी है, और ये भी वुड है, ये भी लकड़ी है, तो हमने क्या कहा, यहाँ फ्रिक्शन होना चाहिए ज़्यादा, सॉरी कम। यहाँ पे भी ये वुड लिया हमने और यहाँ पे भी वुड लिया, हमने कहा यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए ज़्यादा। भाई उसने कहा ना ये फंसेंगे तो उसको करना पड़ेगा, तो यहाँ तो ज़्यादा फंस रहे हैं, तो फ्रिक्शन कैसा हुआ, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमने देखा ऐसा नहीं होता, यानी एरिया एक्चुअल में मैटर कर ही नहीं रहा है फ्रिक्शन के लिए। ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऐसा मानते थे कि एरिया जितना ज़्यादा टच करेगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो जितना ज़्यादा एरिया टच करेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को प्रूव हमने कैसे किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट से किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसको ज़रा देखो। मान के चलो ये एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल, ठीक है। इस टेबल पे एक बुक रखी, एक ब्लॉक रखा हुआ है, चलो इस तरह का एक ब्लॉक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसका ये वाला एरिया ज़्यादा है और ये वाला साइड वाला एरिया कैसा है, कम है, ठीक है। तो हमने इस ब्लॉक को ऐसे खड़ा करके रखा, सबसे पहले ऐसे करके रखा, ठीक है। और इसको यहाँ एक स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पुली से बांध के यहाँ पे एक हमने यहाँ पे तराजू रखना शुरू, एक तराजू से लटका दिया, ठीक है। तो अभी ये कैसा है, रेस्ट में, अभी क्या है, रेस्ट में। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो भी क्या है, ज़ीरो। हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कि एरिया का फ्रिक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ठीक है, हमने ये ऐसा करा, हमने यहाँ पे वेट रखा, हमने रखा 1 किलोग्राम, कितना रखा, 1 किलोग्राम। तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा, हमने कहा 98 न्यूटन, सॉरी 9.8 न्यूटन, क्योंकि m इंटू जी हो जाएगा, तो 9.8 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 किलोग्राम हमने यहाँ पे वेट रखा, तो ये हमने देखा चला नहीं अभी। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन है उसने इसको भी रोक के रखा हुआ है, ठीक है। हमने फिर इस पे 1 किलोग्राम और रखा, तो जब हमने 1 किलोग्राम रखा तो हमने कहा ये जस्ट स्टार्ट करता चलना, जस्ट स्टार्ट करता। जस्ट स्टार्ट का मतलब कि अगर हम 1 किलोग्राम से पहले यहाँ पे 0.5 किलोग्राम रख रहे थे तब भी ये चल नहीं रहा था, लेकिन हमने और आधा किलो बढ़ा दिया, 1 किलोग्राम करा, तो 1 किलोग्राम पे जस्ट क्या करता है, चलना शुरू करता है, सही है। तो हमने कहा इतना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए, ठीक है, अच्छा सही है। तो अभी तो ये जो हमने रखा हुआ है ये इसके बहुत कम एरिया, जैसे कि देखो ये बुक है ना, ये बुक है, तो इस बुक का ये एरिया बहुत कम है और ये एरिया बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने जो इसे टेबल पे रखा है इस एरिया से रखा, तो ये एरिया कम है, यानी इस तरह से जो ये आपस में हिंज हुआ है ये कम हुआ है, तो फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, कम। तो कम है फ्रिक्शन, कितने किलो पे चला, 2 किलोग्राम वेट पे चलने लगा। हमने कहा अब रखेंगे बुक को ऐसे, तो ये एरिया कैसा है, ज़्यादा, तो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा एरिया में फ्रिक्शन भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो 2 किलोग्राम पे नहीं चलना चाहिए, 2 से ज़्यादा पे चलेगा, सही है। तो हमने क्या करा, नेक्स्ट उसमें हमने इसको पलट के इस तरह से रख दिया,
सही है, इस तरह से हमने इसको रख दिया। तो हमने देखा अब भी ये 2 किलोग्राम पे ही चलना स्टार्ट कर रहा है, जबकि इसे करना कितने पे चाहिए था, इससे ज़्यादा पे करना चाहिए था, क्योंकि अब तो एरिया बढ़ गया। लेकिन ये अभी भी कितने पे कर रहा है, 2 किलोग्राम पे। तो इससे हमें क्या पता चला कि फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। बेटा शांत हो जाओ, अभी मास का तो कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है, इसलिए करो सुनते रहा करो, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एरिया किस पे डिपेंडेंट, सॉरी फ्रिक्शन किस पे काम नहीं कर रहा, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एक तो ये लिमिटेशन थी इसकी। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी लिमिटेशन ये पता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट अभी तक चला है बहुत, अब तक ये ज़्यादा दिन नहीं हुए इसे कम ख़त्म हुए। अभी तुम सोच रहे हो कि बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, अब तक चला ही है, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 सरफेस अगर एक्स्ट्रा स्मूथ हैं, बहुत एक्स्ट्रा स्मूथ हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, कम या ज़्यादा, कम। लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, ज़्यादा। सही है। पहले क्या समझते थे कि भाई खुरदरी सरफेस है, तो खुरदरी सरफेस होगी तो उसमें ये केविटी कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा फंसेंगे आपस में, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हमने कहा जितनी ज़्यादा स्मूथ, तो उन्होंने कहा इतना ज़्यादा फ्रिक्शन कम। सही है। तो हमने देखा एक्चुअल में कि जो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होती हैं उनको अगर हम रख दें आपस में, ऐसा नहीं कि एक एक्स्ट्रा स्मूथ ले ली और दूसरी तुमने खुरदरी ले ली, उसकी बात नहीं कर रहे हम। एक ऐसा है तुमने कि ग्लास ले लिया एक्स्ट्रा स्मूथ में, उसके ऊपर तुम वुड को चला रहे हो, वुड कैसी होगा, रफ। सही है, वुड एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं है। तब तो तुमने कहा कि ऐसे नहीं, दोनों सरफेस कैसी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा स्मूथ। ये भी ग्लास है बहुत स्मूथ और ये भी ग्लास है बहुत स्मूथ। अब इसको रख के सरका रहे हैं इस पर, तो फ्रिक्शन कैसा होगा, इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए था, कम। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या देखा, कैसा था, ज़्यादा। ठीक है। तो ये 2 लिमिटेशन थी ओल्ड कॉन्सेप्ट की। ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, क्या कॉन्सेप्ट था कि ये चीज़ें आपस में हिंज कर लेती हैं, केविटीज़, और फिर इनको ब्रेक करने में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो ये लिमिटेशन क्या थी, तो पहली लिमिटेशन थी हमारी कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि एरिया फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन area of contact of 2 surfaces। सही है। जबकि पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं मानता था, वो कहता था डिपेंड करता है एरिया पे फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये किससे साबित करा इसने, ठीक है। दूसरा, जितनी स्मूथ सरफेस होंगी फ्रिक्शन उतना कैसा होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, कम। लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, ज़्यादा। तो फ्रिक्शन वर्क्स मोर बिटवीन द एक्स्ट्रा smooth surface। These 2 concepts फ्रिक्शन, ठीक है।
ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के अपोज, ओल्ड कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है। इनके बाद फ्रिक्शन क्यों होता है, इसके लिए आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, इन्होंने क्या बताया, हो गया, लिख नहीं रखा ना। हो गया, इरेज कर दो इसको। ध्यान से देखो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने इन दोनों चीज़ों को, जो इसने कहा कि एरिया डिपेंड नहीं करता है और एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है, इन दोनों चीज़ों को उसने प्रूव किया और सही सही एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसने कहा देखो जो दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में हैं उनका एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड एपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों अलग अलग होता है। एपेरेंट मतलब जो हमें दिख रहा है, जैसे अगर किसी सरफेस के ऊपर हमने कोई बॉडी रख दी तो हमें क्या दिख रहा है कि उस बॉडी का जितना एरिया है वो पूरा उसके साथ टच में है। लेकिन इन्होंने ये कहा, क्योंकि अभी जैसे हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसमें हाई पॉइंट्स, शार्प पॉइंट्स निकले रहते हैं, केविटीज़ होती हैं, तो उन्होंने कहा जो शार्प पीक्स हैं सिर्फ वही टच में होती हैं। सही है। जैसे मान के चलो अगर दो बॉडीज़ हैं जो इस तरह की दिखती हैं और दूसरी बॉडी है जो इस तरह की दिखती है, जब हम इन्हें टच करेंगे तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या शार्प पीक टच में होंगी, शार्प पॉइंट्स टच में होंगी, ठीक है। तो वो इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह से टच में होते हैं, जैसे ये है, तो ये इससे टच किया, इसने इसको टच किया, तो ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन में इसने क्या कहा, पहले ध्यान से सुन लो भाई, इसे जल्दी ख़त्म करते हैं, कि जो हमारा एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है एंड एपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है दोनों अलग अलग होते हैं। सही है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग कि एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट हमेशा लेस होगा किससे, एपेरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है। जैसे इन दो सरफेसेस को देखो, इसमें इनके जो हाई पॉइंट्स हैं सिर्फ वही टच में है, जैसे इसका शार्प पॉइंट है और इसका ये शार्प पॉइंट है, ये टच में है, ये शार्प पॉइंट के साथ टच में है। तो जब हम नॉर्मली देख रहे हैं हमें क्या लगेगा, एपेरेंट एरिया जो हमें दिखेगा वो क्या लगेगा कि भैया ये पूरा का पूरा टच में है, इतना एरिया टच में है इसके साथ कांटेक्ट में। लेकिन एक्चुअल में आप देखो क्या ये बीच वाला एरिया टच में है, क्या ये टच में है, नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें टच में आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसीलिए बोला गया कि एक्चुअल एरिया जो कांटेक्ट का होता है वो लेस देन होता है किसका,
एरिया एपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से। इसका जो रेशियो होता है वो 1/10⁴ इतना होता है। यानी एक्चुअल एरिया जो हमें दिखेगा वो और एपेरेंट एरिया जो हमें दिखेगा, इनका जो रेशियो है, क्या रेशियो है ये, ठीक है, जो बहुत इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है एक्चुअल एरिया जो रहता है कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अब इसमें भी मेन चीज़ें समझो। अब ये शार्प पॉइंट है और बॉडी तो बहुत बड़ी है, बॉडी का तो एरिया ये है, लेकिन टच है ये पॉइंट्स इस तरह से शार्प पॉइंट। तो यहाँ पूरी बॉडी का वेट जो है इन पॉइंट्स पर ही तो टिका हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे लगता है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, सॉरी फ्रिक्शन कह रहा हूँ, सॉरी प्रेशर का कॉन्सेप्ट। और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधेसिव प्रेशर। क्या बोलते हैं, अधेसिव प्रेशर, ठीक है। अब ये प्रेशर की वजह से दो सरफेस जो हैं वो आपस में उनके जो शार्प पॉइंट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, कोल्ड वेल्ड हो जाते हैं। वेल्ड सुना है, वेल्डिंग तुमने देखी है, कितनी तरह की देखी है, तो शांत हो। एक गैस वेल्डिंग देखी है और एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखी, इसके अलावा भी वेल्डिंग होती है, सही है। सीम वेल्डिंग होती है, सीम तुम्हें नहीं पता, वो देखिए वो जो पावर बैंक देखा है, पावर बैंक में वो सेल से आते हैं जो बैटरीज होती हैं, वो सोल्डरिंग मशीन नहीं होती, सीम वेल्डिंग से होती है वो। उस पर उसके ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप लगी रहती, तू शांत हो जा, उसके ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप लगी रहती है, वो सेल होते हैं, उनके ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप रहती है जो कनेक्ट रहती है, उसके ऊपर वो सीम वेल्डिंग होती है, पॉइंट से दिखते हैं उसमें बस, तो ठीक है। और एक होती है कोल्ड वेल्ड। कोल्ड वेल्डिंग किसे बोलते हैं, दो मेटल लिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, इतना ज़्यादा प्रेशराइज इन पे अप्लाई करते हैं कि ये दोनों आपस में क्या जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कोल्ड वेल्ड। इतना प्रेशर होता है जो जुड़ जाते हैं वो? हाँ, इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। सही है, मुझे नहीं पता, ठीक। यही कोल्ड वेल्ड यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि ये एरिया कैसा है, बहुत कम, और जब पूरी बॉडी का वेट इस पे काम करता है तो ये जो पॉइंट है ये कैसे हो जाते हैं, कोल्ड वेल्ड हो जाते हैं। जब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पर, इसे आगे चला रहे हैं, तो इन वेल्डिंग पॉइंट, इन वेल्डेड पॉइंट्स को तोड़ने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वही फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन, ठीक। अब सुनो एरिया वाला कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि हमने एरिया बढ़ा दिया, सही है, तो एरिया बढ़ाया उस हिसाब से फोर्स भी तो बढ़ा, समझ में आया भाई। हमने कहा कि जैसे हमने ये एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी उसी हिसाब से बढ़ता चला गया, ठीक। तो हमारा प्रेशर यहाँ पे कैसा रहा, सेम रहा, इसीलिए एरिया डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज़ क्या है, कहने का मतलब इन दोनों का जो रेशियो है, F/A का जो रेशियो है वो P के बराबर हमेशा कैसा रहेगा, सेम, यानी प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। जितना प्रेशर उतनी फोर्स। हाँ, ठीक है, जितना प्रेशर उतनी फोर्स नहीं, F/A का रेशियो हमेशा P के बराबर रहता है, सही है। अगर A देखो, अगर F की कुछ वैल्यू और A की कुछ वैल्यू, अगर हमने कहा A हमने किया कम तो F भी हो जाएगा कम, A हमने किया ज़्यादा तो F भी कितना हो जाएगा, ज़्यादा। अब हमने कहा पहले हमने बुक को ऐसे करके रखा, देखो पहले हमने बुक को ऐसे रखा तो एरिया कैसा था, कम, तो इस पूरा जो फोर्स है वो इस एरिया पे पड़ रहा है, तो ये जो फोर्स बट रहा है, जैसे अभी हमने कहा 1 2 3 4 हिस्सों में बटा, सही है, समझना बात को। एरिया कम है और मैंने कहा यहाँ कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, तो इसका वज़न मान लेते हैं 4 किलो,
सही है। तो ये 4 किलो में 1-1 किलो सब में बट गया और 4 पॉइंट एरिया पे टच है। ठीक, अब हमने इसको ऐसे रख लिया, हमने कहा यहाँ कितने पॉइंट टच है, एरिया बढ़ गया, हमने कहा कितने पॉइंट टच हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट टच हैं। तो यहाँ पे वो वजन कितना 4 किलो, आधे किलो बट गया, तो एरिया बढ़ा, फोर्स और जो है बट गया इसी उसमें। सही है, प्रेशर का जो वो है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सही है। भाई एरिया बढ़ता है तो प्रेशर होता है कम, एरिया बढ़ता है तो प्रेशर होता है कम, एरिया घटता है तो प्रेशर होता है ज़्यादा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स भी उसी रेस्पेक्ट में हमारा कम ज़्यादा हो रहा है। समझ में आया, फोर्स भी हमारा उसी रेस्पेक्ट में कम ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए जो प्रेशर है हमारा, जिसकी वजह से हमारा फ्रिक्शन काम कर रहा है, वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। अब समझो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में, ये तो है रफ सरफेस, ध्यान से देखना, ये तो रफ सरफेस है, तो इसमें टच एरिया, एक्चुअल एरिया कैसा है, ये कम है टच, तो वेल्डेड पॉइंट भी हमें कैसे मिले हैं, कम। अब एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में बहुत ज़्यादा करीब करीब होंगे। एक्स्ट्रा स्मूथ में मतलब लेयर इस तरह की होगी, इस तरह से ऐसे ही होगा। ये एक्स्ट्रा स्मूथ है, ये तो रफ है, ये कैसा है, एक्स्ट्रा स्मूथ। इसमें जो इस तरह के कोल्ड वेल्डेड पॉइंट्स हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, ज़्यादा। भाई ज़्यादा मिले ना इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, ज़्यादा या कम, ज़्यादा लगेगा। सही है। ये तुम गिलास को गिलास पे रख के चलाओगे तो चलेगा नहीं, आपस में क्या हो जाता है, वो चिपक जाएगा बिल्कुल। हाँ अच्छा, तो करके देखिए, एक काम करियो, ये विंडो में जो गिलास लग रखे हैं ना, ऐसे 2-4 गिलास लियो। अच्छा सर, ये वाले हाँ, और कौन से, ड्रिंक वाले नहीं, ऐसे ये स्मूथ सरफेस है ना, शीशे को हम स्मूथ सरफेस मानते हैं। तो एक गिलास लाया, इतना बड़ा गिलास लाया, उसके ऊपर दूसरा गिलास उतना ही बड़ा रखा, चला के देखियो, चिपक जाएंगे आपस में, हिलेंगे भी नहीं, वो आपस से छुटते भी नहीं है। वो तो उसके पीछे का एक रीज़न हम लोग पहले मानते थे ऐसा, कि उनके बीच में से एयर क्या हो जाती है, निकल जाती है। एक ये भी है, वो एयर टाइट हो जाते हैं। एक रीज़न ये भी है उसका, कि उनके बीच में से एयर गई हट, और दोनों तरफ से एयर उसको क्या कर देती है, दबा देती है, तो वो बीच में रुक जाते हैं। हाँ बिल्कुल चिपक जाएगी। जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो एयर ऊपर से प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा,